मगरबी बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 4 साल पहले ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए मुकुल रॉय की घर वापसी हो गई है। कोलकाता में टीएमसी के पार्टी दफ्तर में मुकुल रॉय ने ममता बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी में वापसी की। मुकुल रॉय के बेटे ने भी टीएमसी में शमूलियत अख्तियार की। टीएमसी में फिर से वापस आने के बाद मुकुल रॉय ने कहा कि मौजूदा हालात में कोई भी बीजेपी में नहीं रह पाएगा। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि मुकुल रॉय अपने पुराने घर वापस लौट कर आए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। लक्षद्वीप पुलिस ने जुमेरात के रोज सामाजिक कारकुन और फिल्म अदाकारा आयशा सुल्ताना के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का केस दर्ज किया है। आयशा सुल्ताना ने कहा था कि मरकज लक्षद्वीप में यूनियन टेरिटरी के मुंतजिम प्रफुल्ल पटेल को बायो वेपन की तरह इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी के लक्षद्वीप यूनिट के सदर सी अब्दुल कादिर हाजी की शिकायत की बुनियाद पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। एक फिल्म पेशावर आयशा इस्लाहात और मुजवजा कानून साजी के खिलाफ सरफहरिस्त रही हैं, जिसने लक्षद्वीप और केरला में तूफान बर्पा कर दिया है। तो वहीं लक्षद्वीप के अदाकार और सामाजिक कारकुन सुल्ताना के खिलाफ मुल्क से गद्दारी के केस को लेकर आवाजें भी उठ रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन और वेलफेयर पार्टी के सदर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने इस पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि सुल्ताना ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिस पर मुल्क से गद्दारी का केस चलाया जाए। इस मामले पर हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने कासिम रसूल इलियास से बातचीत की। लक्षद्वीप में अदाकारा और एक्टिविस्ट आयशा सुल्ताना पर उनके एक रिमार्क्स के लिए राजद्रोह का केस लगाया गया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया और सुल्ताना ने ये कहा कि सेंटर वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है, बायो वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सुल्ताना ने कोई ऐसी बात नहीं कही जो स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। एक पर्टिकुलर शख्स के बारे में उन्होंने कहा कि ये जिस तरह के एक्शंस ले रहे हैं यहाँ पर, वो उससे लगता है कि ये एक बायो वेपन की तरह एक्ट कर रहे हैं। आप देखिए कि लक्षद्वीप में प्रफुल्ल पटेल के ज़रिए से जो अब तक के स्टेप्स लिए 2019 से लेकर आज तक के, वो सब ये लक्षद्वीप पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा डिज़ास्टरस है और वहाँ की कल्चरल जो इंडिपेंडेंस है, आज़ादी है, रिलीजियस फ्रीडम है, उसको ये बुरी तरह मुतासिर करते हैं। दूसरी बात यह कि देखिए, इन्होंने जब ये बात कही है कि बायो वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो इसमें एक बात ये भी है कि लक्षद्वीप एक ऐसा इलाका था जहां अब तक के कोविड के केसेस बिल्कुल नील के बराबर थे, नहीं के बराबर। आप कह रहे हैं कोविड के केसेस नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से इस मामले की शिकायत वहां के बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट ने की, उसके बाद तो पुलिस को कार्रवाई करना ज़रूरी हो गया था। देखिए, पुलिस को कार्रवाई करना ज़रूरी है या नहीं है, ये तो बात की बात है, लेकिन पुलिस को ये तो देखना चाहिए ना कि कोई आदमी का कौन सा रिमार्क्स है जो सेडिशन में आता है, कौन सा रिमार्क्स सेडिशन में नहीं आता है। हर आदमी पे आप सेडिशन का लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेडिशन जो है वो स्टेट के खिलाफ बगावत है। तो ये तमाम सवाल हैं जो लगातार इस मामले को लेकर उठ रहे हैं और नाराज़गी है वो लक्षद्वीप से सामने आ रही है, केरला से सामने आ रही है। जो एक्टिविस्ट हैं और जो दूसरे लोग हैं वो लगातार इस मामले को लेकर सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कैमरामैन अंकित जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल हुकूमत जहां वोट वहीं वैक्सीन की मुहिम चला रही है, लेकिन अभी भी अक़लियती तबके में वैक्सीन को लेकर काफी शक व शुबहात पाए जा रहे हैं और लोग वैक्सीन लगवाने के लिए कम तादाद में आगे आ रहे हैं। दिल्ली के जामिया नगर बाटला हाउस ओखला इलाके को पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता अक़लियती आबादी का गढ़ माना जाता है। यहाँ के लोग काफ़ी बेदार हैं। कल ही इस स्कूल में जहाँ वोट वहाँ वैक्सीन मुहिम के तहत वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई थी। यहाँ पर फिलहाल सन्नाटा पसरा है। हालांकि कई लोग वैक्सीन लगवाने आए और बेदारी का सबूत दिया। नहीं, लगवानी चाहिए और सबको लगवानी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन। अभी हमें दूसरी जगह स्लॉट मिल रहा था, वो दूर था, ये हमारे नियर बाई है और यहाँ टाइम भी नहीं लग रहा। मैं तो सबको कहता हूँ कि लोगों को डर और अफवाह से दूर करके लगवानी चाहिए। अच्छा फील किया, कोई लगवाने डरना नहीं चाहिए, लगवानी चाहिए सबको, ये ज़रूरी है।
नहीं, लगवाना तो सबको चाहिए। नहीं, बहुत सही रहा, कुछ बुझाना नहीं। 66 साल के मकसूद तमाम अफवाहों को दरकिनार कर वैक्सीन लगवाने आए हैं। ज्यादा उम्र और चलने में परेशानी इनके हिम्मत को कम नहीं कर सकी। मकसूद ने तमाम तरह की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि सभी लोगों को वैक्सीन लगवाना चाहिए। ऐसा है, कुछ लोगों के दिलों में वहम भरा हुआ है, जो नहीं आ रहे हैं यहाँ उनको आना चाहिए, लगवाना चाहिए, ये जरूरी है। ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी। मैं भी लगवा गया हूँ, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हो रही, अल्लाह का शुक्र है। और 4 मंजिल पे चलूँगा ऊपर जाकर। हाँ, ऊपर 4 मंजिल पे जाऊँगा जी। वही कहते हैं ये इससे नुकसान देती है, ये हो जाता है, मुझे तो बीमारी भी है ये। वैक्सीन को लेकर लोगों में अभी भी हिचक और शक है। अगर इसे वक्त रहते दूर नहीं किया गया और लोगों को बेदार नहीं किया गया तो कोरोना जैसी वबा से लड़ाई मुश्किल और लंबी हो जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद जिस्म चुंबक बन गया, ये सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के नासिक जिले से एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यह खास रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग शख्स ने कोरोना की दूसरी डोज लगवाने के बाद एक अजीब दावा किया है। बुजुर्ग का कहना है कि दूसरी डोज लगवाने के बाद उनके जिस्म में मकनातीसी कुव्वत पैदा हो गई है और इस वजह से अब उनके जिस्म पर स्टील के बर्तन बड़ी आसानी से चिपक जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले की जांच के लिए अब नासिक महानगर पालिका के डॉक्टरों और अफसरों की एक टीम इस शख्स के घर पहुंची और ये चेक किया जा रहा है कि आखिर इनके जिस्म में इतना ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे पैदा हो रहा है। तो मैंने दोनों वैक्सीन के लस ले लिए हैं और कल ऐसे बैठे थे हम, तो मेरे लड़के को मोबाइल पे दिखाई दिया कि किसको ऐसे चिपकते हैं। उसके बाद में हमने ट्राई किया तो मेरे बदन को भी सब नानी वगैरह चम्मच वगैरह चिपकने लगे, इसलिए हमने बाकी हाथ पाँव धो के फिर से भी ट्राई किया तो भी चिपकने लगा। बाद में हमने न्यूज़ वाले को ये समाचार दिया है। नासिक के इस बुजुर्ग का नाम अरविंद जगन्नाथ सोनार है। इन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। अरविंद नासिक के शिवाजी चौक पर रहते हैं। जब पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ तो घर के लोगों को लगा कि शायद पसीने की वजह से बर्तन जिस्म से चिपक रहे हैं, जिसके बाद अरविंद सोनार को नहलाया गया, लेकिन इसके बावजूद उनके जिस्म से लोहे की चीजें चिपकती रहीं। हमने हमारे तज्ञ डॉक्टर्स को वहाँ भेजा है और सब देख के पूरा अहवाल हमें भेजने वाले हैं। ये अहवाल आने के बाद हम शासन और हमारे वरिष्ठ जो कार्यालय है, अधिकारी है, उनको ये अहवाल सादर करेंगे और उसके बाद में अगर उसमें कुछ संशोधन करना है, कुछ उनके निर्देश से, शासन के निर्देश से जो भी करना है वो करने के बाद हम कुछ निष्कर्ष पे आ सकेंगे। अरविंद सोनार के बेटे बताते हैं कि उन्होंने YouTube पर एक वीडियो देखा था जिसमें दिल्ली का कोई शख्स ये बता रहा था कि कोरोना की सेकेंड डोज लेने के बाद उनके जिस्म में मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो गया है। वीडियो को देखने के बाद अरविंद के बेटे ने भी अपने वालिद के ऊपर इसे ट्राई किया और हुआ यूं कि जब अरविंद सोनार के जिस्म से सिक्के, चम्मच और प्लेट जैसी चीजों को लगाया गया तो वो सारी चीजें इनके जिस्म पर चिपक गईं। मैंने कल दोपहर के टाइम में वीडियो देखा था कि दिल्ली में किसी आदमी को दूसरी लस लेने के बाद मैग्नेटिक टाइप का फील हो रहा है, कॉइन या स्पून वगैरह उसके शरीर को चिपक रहे हैं। तो मैंने जैसे एक देखा कि पापा ने भी अभी 4-5 दिन पहले लस ली है, मम्मी ने भी ली है, तो मैंने दोनों को बोला कि आप ट्राई करके देखिए, इसमें कोई साइंटिफिक कारण होगा या कोई पहले से ही उनके पास मैग्नेटिक पावर होगा, इसे ट्राई करके देखते हैं। तो ट्राई किया तो कॉइन्स, स्पून्स वगैरह सब उनके शरीर में चिपकने लगे। महाराष्ट्र और मुल्क में पहले से ही कोरोना वैक्सीन को लगवाने को लेकर कई हलकों में शक व शुबा है। महाराष्ट्र के कई गांवों में लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के नाम से डर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही अरविंद सोनार के मामले को लेकर शोबे सेहत कुछ वजाहत करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन के सबब जहां बाजार और दफातर बंद रहे, वहीं इबादतगाहों में भी इज्तिमात के साथ
इबादत की इजाजत नहीं दी गई थी और इन मजहबी मकामात पर महज 5 अफराद की पाबंदी थी। ताहम अब उत्तर प्रदेश में बाजारों को 9 से 12 घंटे तक खोलने की इजाजत है। ऐसे में अब इबादतगाहों के लिए भी रियायत का मुतालबा किया जा रहा है। मेरठ के शहर काजी ने इबादतगाहों में 5 अफराद की पाबंदी को हटाने और रियायत दिए जाने का हुकूमत से मुतालबा किया है। ये बात हमारे लिए बहुत ही इत्मीनान की है कि कोरोना की जो मार थी और जो उसकी वजह से जो मुसीबतें आ रही थी उसमें काफ़ी कमी हुई है और उस कमी होने की वजह से हमारे उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। लेकिन इसके बावजूद अभी इबादतगाहों में जो पुरानी कानून है वही लागू है, 5 वाला। अगरचे ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं लेकिन मस्जिदों में जितने लोग आने चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं। बेंगलुरु में लॉकडाउन के दौरान इंसानियत की खूबसूरत मिसाल देखने को मिल रही है। शहर के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन के करीब मुस्लिम नौजवानों की टीम लॉकडाउन से मुतासर अफराद में खाना तकसीम कर रही है। यहां चंद चिकन ताजिरों ने मिलकर गर्मा गर्म लजीज चिकन बिरयानी तकसीम करने का सिलसिला शुरू किया है। मोहम्मद हनीफ की सदारत में नौजवानों की टीम बिरयानी तकसीम कर रही है। ये नौजवान खामोश तरीके से खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि हर इलाके में भूखों की भूख मिटाने के लिए समाजी तंजीमों को आगे आना चाहिए। ज़रा गरीबा को मदद करने का लॉकडाउन में सब हालत बहुत ख़राब है, इसलिए ज़रा गरीबा को कैसे जनरल हॉस्पिटल है, ज़रा शरीफ नगर है, रेलवे स्टेशन के सब ज़रा खाना बाट को ज़रा बांटेंगे इधर का ज़रा कोशिश करो। चिकन बिरयानी पका को ज़रा बिरयानी नहीं खाने वाले को ज़रा कुश्का सादा कुश्का ये भी सांभर भी पका को। तो कितने पैकेट्स बने हैं? 300 पैकेट बने हैं। रेलवे स्टेशन में जो रहती है गरीब उन लोगों को चुन के दे रहे हैं। उसके साथ साथ इधर केसी जनरल हॉस्पिटल दे रहे हैं और जिधर भी रास्ते पे दिखते हैं उन सभी को देने का इरादा है। हमें सिर्फ इतना ही मोहल्ला इतना ही करके घर में सकते नहीं है, सिर्फ जो गरीब दिखता है उसको हम दे के आ रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट लॉकडाउन से आप सब लोगों ने देखा, मैं हमारे कराना नज़ीर साहब इमाम और जो भी ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट पीस फॉर ह्यूमैनिटी और जितने भी इदारे मदारिस और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं पॉलिटिशियंस हैं जो एक का देख के दूसरा कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि फोटो में नहीं आना दिखाना नहीं। देखो अगर वो नहीं दिखाते तो दूसरा नहीं दिखाता, तीसरा नहीं दिखाता तो जज्बा नहीं पैदा होता। तो मेरा एक आपके मीडिया के थ्रू ये बोलना पसंद करता हूँ कि कोई भी अगर कुछ बांट रहा है या तो कुछ खिला रहा है तो उसको डिग्रेड ना करें, देख के उसके हक में दुआ करें। भोपाल को नवाबों की नगरी कहा जाता है और यहाँ की तारीखी इमारत ही यहाँ के हुस्न में इजाफा करती हैं, मगर तारीखी इमारतों की खस्ता खाली और शाही औकाफ की अदम तवज्जुही से भोपाल की मुस्लिम तंजीमें मायूस हैं। मुहिब्बान भारत के नुमाइंदा वफ्द ने भोपाल की तारीखी मसाजिद और दीगर इमारतों की तज़ीनकारी को लेकर शाही औकाफ के जिम्मेदारान से मुलाकात की और तारीखी मसाजिद के साथ दीगर इमारतों की तज़ीनकारी का मुतालबा किया। मुहिब्बान भारत के जिम्मेदारान ने शाही औकाफ को तारीखी मोती मस्जिद, जिसके सुर्ख पत्थर जो अदम तवज्जुही के सबब काले पड़ते जा रहे हैं, इसकी तज़ीनकारी में शाही औकाफ को हर तरह से मदद का भी यकीन दिलाया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने शाही औकाफ के जिम्मेदार और मुहिब्बान भारत के नुमाइंदा वफ्द से खास बातचीत की। को नवाबों की नगरी, झीलों और तालाबों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर मसाजिद का शहर और मसाजिद इतनी है कि अगर दुनिया की मसाजिद की इसका तकाबुल किया जाए तो यहाँ पर मसाजिद की तादाद दुनिया में तीसरे नंबर पर। भोपाल बेगमात का शहर और यहाँ की जितनी भी मसाजिद है, चंद मसाजिद को छोड़ दिया जाए, बाकी मसाजिद ख़वातीन यानी बेगमात के ज़रिए बनाई गई हैं। भोपाल इस वक्त हम लोग खड़े हैं मोती मस्जिद के कैंपस पर, जिसको तामीर उसकी तज़ीनकारी को लेकर जो है समाजी तंजीमें हमारे साथ मौजूद। आइए आप लोगों ने आज आप किस लिए मुलाकात की?
आज हम यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं आज़म तिरमिजी साहब, उनसे मुलाकात की कि जो शाही औकाफ की मस्जिद है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो जिसमें मस्जिद भी आती हैं और कुछ इमारतें भी हैं, तो उनके रख रखाव को लेकर उनको एक ज्ञापन दिया है कि इसमें जो भी हो सकता है, इनकी जो दुर्दशा हो रही है मौसम की वजह से या पुरानी इमारतें हो गई इस वजह से, तो उनको दुरुस्त किया जाए और उसमें जो भी सहयोग हमसे या हमारे साथियों से मांगा लगता है तो हम वो भी देने तैयार हैं। तो उन्होंने कहा है कि वो अति शीघ्र बहुत जल्दी इस काम को शुरू कर देंगे और बीच में ये कर चुके हैं, 2-3 जगह इन्होंने शुरू कर दिया, ख़त्म भी हो गया और यहाँ किसी वजह से रुक गया था कोरोना की वजह से, तो 1.5 महीने का उन्होंने आश्वासन दिया कि 1.5 महीने के बाद से ये काम शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह ये मोती मस्जिद वापस आपको पुरानी शक्ल में नजर आएगी। 1.5 महीने का वक्त दिया गया है, 1.5 महीने के बाद काम शुरू करने का वक्त दिया गया है और इंशाल्लाह ये काम तो शुरू करना ही है। कोविड के सिलसिले में काम डिले हो गया था, अदरवाइज़ इंशाल्लाह बिल्कुल जो जावेद भाई ने अपने मशवरे दिए हैं वो बिल्कुल मुनासिब और सही हैं और इसका जो मेंटेन करना है दोबारा से जैसे ताजुल मसाजिद को किया गया है, इंशाल्लाह उसी हालत में इसको भी लाकर खड़ा करना है। ये इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। यकीनी तौर पर एक बड़ा कदम जो है यहाँ पे शाही औकाफ ने एक फ़ैसला किया है और मुस्लिम समाजी तंजीमों ने भी ये ताउन देने की अपील की हुई है कि अभी जो भी तारीखी इमारतें हैं अगर उसको मेंटेन किया जाता है तो उसकी तज़ीन करने के लिए समाजी तंजीमों की जो ताउन होगा वो देंगे। और शाही औकाफ ने भी ये कहा है कि 1.5 महीने के अंदर इसमें काम शुरू होगा ताकि भोपाल की तारीखी इमारतों को उसी तरह से जो है तज़ीनकारी की जाए जो इसकी तारीख का हिस्सा रहा है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। बांका के नटोलिया गांव के मदरसे में हुए बम धमाके की जांच जारी है, लेकिन इस मामले पर एनडीए के लीडरों में ही सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी रुकन असेंबली हरिभूषण ठाकुर की जानिब से मदरसे पर दिए गए मुतनाज़ा बयान को लेकर बीजेपी तर्जमान अजफर शमसी ने कहा कि यह उनका निजी बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। शमसी के मुताबिक इस तरह से मदरसे के मामले पर बात करना गलत है। उधर महकमे अक़लियती फलाह के वजीर जमा खान ने कहा है कि सुर्खियों में आने के लिए बीजेपी के एमएलए मुतनाज़ा बयान दिया है। जमा खान का कहना है कि उन्हें अपने बयान को वापस लेना चाहिए। मक्का के अंदर जो मदरसे में बम विस्फोट हुआ है तो वो पूरी तरह से आपराधिक मामला है और एनआईए इसकी जांच कर रही है। यह सरकार न किसी को बचाती है न किसी को छोड़ती है। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा, लेकिन किसी एक घटना को लेकर के हम पूरी कम्युनिटी को कटघरे में नहीं डाल सकते हैं। जो भी लोग इसमें मुलव्विस हैं, जो भी लोग इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, वो घटना सरकार के संज्ञान में है, पुलिस जांच कर रही है, एनआईए जांच कर रहा है और अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। उनका बयान जो दिए हैं उस बयान को, जो हमारे भाई हैं, उम्र में बड़े हैं, बड़े हमारे भाई भी मेरे अंग हैं, उस बयान को गलतफहमी को शिकार है, ये मैं कह सकता हूँ। गलतफहमी उनको है, उनको भूल है, उनके बारे में उस संस्था के बारे में, मदरसा के बारे में जानकारी नहीं है। इस बातों को वापस लेना चाहिए, इसलिए कि मदरसा हो, वो मदरसा हो या मंदिर हो, मस्जिद हो, जो भी है, ये चीज़ जो है आस्था से जुड़ा होता है। मदरसा में पढ़ाई होती है, इल्म होता है, इल्म हासिल करने बच्चे जाते हैं, वहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो देश के लिए कुर्बान हो गए, देश की आज़ादी के लड़े भिड़े। हर जगह आज बॉर्डर पर जो है कहीं मदरसा बिलोंग करते हैं, हम लोग मदरसा से आए। पेट्रोल, डीजल और तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई के कारकुनों ने औरंगाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से साइकिल रैली निकालकर हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया। एसडीपीआई के नौजवानों ने अपने हाथों में प्ले कार्ड लेकर हुकूमत की पॉलिसियों की नुक्ताचीनी की। एसडीपीआई का इल्जाम है कि मोदी हुकूमत हर महाज पर नाकाम साबित हुई है। सबका साथ के बजाय सबका विनाश किया जा रहा है। कोरोना से परेशान अवाम को राहत का पैकेज देने के बजाय महंगाई से इनकी कमर तोड़ी जा रही है। हम जो तो ये साइकिल के ऊपर यात्रा लेकर निकले हैं, तो हमारा मकसद यही है कि लोगों को हम जगाएं, क्योंकि अपोजिशन पार्टियां भी जो है हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो तो कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से इसका विरोध होना चाहिए और जिस तरीके से इसका अपोज होना चाहिए, उस तरीके से इसका अपोज नहीं हो रहा है। हमने आज जो है तो ये यात्रा निकालने का तय किया है और हम पूरे शहर के अलग अलग इलाकों से यात्रा निकालने वाले हैं। लेकिन हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि हम इसके अंदर कोई निवेदन सरकार को नहीं देने वाले, क्योंकि निवेदन उसको दिया जाता है इनका ज़मीर जिंदा होता है, उनको निवेदन दिया जाता है। ये सरकार का ज़मीर जो है, बीजेपी सरकार का ये ज़मीर मर चुका है, ये जिंदा ज़मीर लोग नहीं है।
आगे बढ़ेंगे खबर हैदराबाद से, जहां के इलाके शाहमीरपेट में ई राजेंद्र के क़यामगाह पर बीजेपी लीडरों का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तेलंगाना बीजेपी के इंचार्ज तरुण चुग ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तकब्बुर और इज्जत नफ्स की लड़ाई चल रही है। वज़ीर आला केसीआर तेलंगाना तहरीककारों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तरुण चुग ने कहा कि बहुत जल्द तेलंगाना के अवाम केसीआर को सबक सिखाएगी। पास आए हैं क्योंकि इस समय तेलंगाना में लड़ाई चल रही है, तेलंगाना के स्वाभिमान की और एक व्यक्ति की तानाशाही और अहंकार की। उस अहंकार और तानाशाही के खिलाफ, उसकी करप्शन के खिलाफ, उसके परिवारवाद के खिलाफ राजेंद्र जी ने आवाज उठाई है और आवाज उठाकर उन्होंने जनता की आवाज को टीआरएस के अंदर भी उठाया, समाज में भी उठाया। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन के बाद मुस्लिम रिजर्वेशन का मसला भी एक मरतबा फिर से मौजूए बहस बनता जा रहा है। मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए मुस्लिम नौजवानों की जानिब से बेदारी लाने की भी कोशिशें शुरू हो गई हैं। इसी के तहत नांदेड़ में अलग अलग मुस्लिम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले 30 से 40 मुस्लिम नौजवानों ने एक वफ़द जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी की और इनके जरिए रियासत के वज़ीर आला के नाम एक मेमोरेंडम दिया गया। मेमोरेंडम में कहा गया कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी 1.5 करोड़ से ज्यादा है। रियासत की मजमूई आबादी में मुसलमानों की आबादी के तनासुब की अगर बात की जाए तो मुसलमानों की आबादी का तनासुब 12% पाया जाता है, लेकिन इन्हें इनकी आबादी के तनासुब के मुताबिक तालीम और रोजगार के शोबे में नुमाइंदगी नहीं दी जाती। यही वजह कि मुसलमान अपने हक के लिए 10% रिजर्वेशन का मुतालबा कर रहे हैं। के अंदर मुसलमानों की हालत इतनी खस्ता और बदहाल है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गुज़िश्ता 20 महीनों से महाराष्ट्र के अंदर एक सेकुलर सरकार है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की है। उसके बावजूद भी आज मुसलमानों की पस्ताहाली और खस्ता हाली का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज मुसलमानों में ये हिम्मत नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ ज़ोर से आवाज़ को बुलंद कर सके, क्योंकि वो इन सेकुलर सरकारों के लुभाने वादों में बहके हुए हैं। उन्हें भी चाहिए कि जिस तरह से मराठा समाज और दीगर समाज अपने हक की लड़ाई के लिए खुलकर और मुखर तौर पर सरकार से अपनी बात रखता है, इसी तरह से महाराष्ट्र के मुसलमानों को भी खुलकर और मुखर तौर पर सरकार से दो टूक कहना चाहिए कि अगर मुस्लिम रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा तो हम लोकतांत्रिक तरीके से भी, और जो तरीका लोकतंत्र की डिफिनेशन में नहीं आता है, चाहे वो हिंसक होने दो, अगर ये सरकार हिंसा आंदोलन से अपनी बात को सुनना जानती है। अमरावती के अकबर नगर इलाके में पानी की किल्लत को लेकर आवाम परेशान है। पीने के पानी के लिए मकामी लोग दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। पानी के लिए परेशान हाल अकबर नगर के खवातीन ने आज वाटर सप्लाई दफातर के सामने खाली बर्तन रखकर एहतजाज किया और मांग की कि जल्द अज जल्द पानी की किल्लत को दूर किया जाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपना 22वां यौम तासीस धूमधाम से मना रही है। इस मौके पर रियासत के दीगर मकामात की तरह नांदेड़ में भी पार्टी के मकामी जिम्मेदारान की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम जारी हैं। इसी के तहत आज नांदेड़ में राष्ट्रवादी अर्बन सेल के शहर सदर मोहसिन खान की जानिब से शहर के असरा नगर इलाके के ऑफिसर कॉलोनी, तहुरा कॉलोनी रोड वगैरह मकामात पर सड़कों की मरम्मत के लिए 200 ट्रक मरम फराहम किया गया। इस इलाके में पक्की सड़कें नहीं होने की वजह से बारिश का पानी और नालियों का पानी सड़कों पर जमा होकर कीचड़ बन जाता था। लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। लोगों को पेश आ रही मुश्किलात को दूर करने की गरज से मोहसिन खान ने यह पहल करते हुए अपने जाती खर्च से इस इलाके में 200 ट्रक मरम का इंतजाम किया। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ, और काम है बेदारी के जरिए कोरोना को मात देना।